हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रेप आईएएस। आप सभी लोगों का प्रेप आईएएस पे स्वागत है। फ्रेंड्स, इस सीरीज़ में हम लोग डेली आंसर राइटिंग सेशंस ले रहे हैं एंड सिस्टम कुछ इस तरह से है कि डेली 11 AM पे हम लोग दो क्वेश्चंस पोस्ट करते हैं। कहाँ पर? हमारे यूट्यूब कम्युनिटी पे और हमारे टेलीग्राम चैनल पे। और आपसे उम्मीद करते हैं, आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप उन दोनों क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे और फिर 9 PM पे उन दोनों क्वेश्चंस का हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करते हैं। उसके बाद दोनों ही क्वेश्चंस के मॉडल आंसर्स भी हम लोग आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। आज के इस सेशन में GS3 से हमने दो क्वेश्चंस लिए हैं। पहला क्वेश्चन एग्रीकल्चर से है और दूसरा क्वेश्चन इंडियन इकोनॉमी से बिलोंग करता है। वन बाय वन दोनों ही क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। आपके जो भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में लिख के मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं। उसके बाद एक लर्नर की आंसर शीट भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। अब फ्रेंड, जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये एक 15 मार्कर है। इसमें पूछा गया है, रिसेंटली गवर्नमेंट हैज इंक्रीज्ड द सब्सिडी फॉर DAP फर्टिलाइजर डिस्पाइट सेवरल कंसर्न्स, why fertilizer subsidy is being provided by the government, suggest some measures to overcome these concerns। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है। फ्रेंड्स, अक्सर ऐसे ही क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, स्टैटिक प्लस डायनामिक। ये इंफॉर्मेशन अभी रिसेंटली न्यूज़ में थी और उसके साथ एक स्टैटिक पोर्शन जोड़ दिया गया है। इसी तरह के क्वेश्चंस आपको यूपीएससी में देखने को मिलते हैं। अब देखिए इसमें क्या क्या पॉइंट्स हमको एड्रेस करने होंगे। सबसे पहले आपको बताना होगा जो रिसेंट इंक्रीज हुआ है सब्सिडी में, उसके बारे में आपको कुछ बताना होगा। देन आपको फर्टिलाइजर सब्सिडी के कंसर्न्स क्या हैं ये आपको बताने होंगे, ये अगला पार्ट पूछा गया है। उसके बाद पूछा गया है कि गवर्नमेंट क्यों फर्टिलाइजर सब्सिडी प्रोवाइड करती है। देन आपको कुछ सॉल्यूशंस बताने होंगे। तो ये वो सारे पार्ट्स हैं जो आपको इस क्वेश्चन में एड्रेस करने होंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, देन कंसर्न्स, देन व्हाई फर्टिलाइजर सब्सिडी इज प्रोवाइडेड, उसके बाद कुछ सॉल्यूशन एंड लास्ट में कंक्लूजन। तो ये आपका स्ट्रक्चर रहने वाला है। वन बाय वन इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। नंबर वन इज इंट्रोडक्शन। फ्रेंड्स, अगर आपको ये न्यूज़ पता है तो आप उससे इंट्रोड्यूस करिए, बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। आप बता सकते हैं कि रिसेंटली गवर्नमेंट ने DAP पे जो सब्सिडी है उसको बढ़ा दिया है, 140% उसको बढ़ाया है। या फिर आप ये भी लिख सकते हैं कि इंडिया में कितना प्रोडक्शन होता है, कितना कंजप्शन होता है, ये भी आप लिख सकते हैं। और अगर मान लीजिए आपको ये दोनों ही बातें नहीं पता है तो फिर आप यहाँ पे सब्सिडी को डिफाइन कर सकते हैं। हालांकि अगर आप रिसेंट न्यूज़ से शुरुआत करेंगे तो उसका काफ़ी अच्छा इफेक्ट होगा। अब इसके बाद अगला पॉइंट आता है कंसर्न्स, कि ये जो फर्टिलाइजर सब्सिडी है इसमें क्या क्या कंसर्न्स होते हैं। तो जब भी हम सब्सिडी की बात करते हैं तो सबसे पहला कंसर्न तो आता है इकोनॉमिक बर्डन गवर्नमेंट के ऊपर। और जहाँ तक फर्टिलाइजर सब्सिडी की बात है, लगभग 73,000 करोड़ की सब्सिडी यहाँ पे देनी होती है। ठीक है। देन अगर हम बात करें फर्टिलाइजर सब्सिडी की तो हम लोग इम्पोर्ट पे डिपेंडेंट है। लगभग 72% तो इंडिया में प्रोड्यूस हो जाता है, लेकिन जो 28% है उसके लिए हम इम्पोर्ट डिपेंडेंट है और इससे हमारे इम्पोर्ट्स बढ़ जाते हैं। देन इम्बैलेंस यूज ऑफ फर्टिलाइजर, जिस फर्टिलाइजर पे सब्सिडी ज़्यादा मिलेगी उसका यूज ज़्यादा होगा। अगर हम NPK रेशो की बात करें, ठीक है, तो आइडियली ये रेशो होना चाहिए 4:2:1, 421, ये आपको याद रखना होगा। लेकिन अगर हम बात करें पंजाब हरियाणा की तो ये रेशो वहाँ पे 25:5:1 हमको देखने को मिलता है। तो इससे आप बता सकते हो कि सब्सिडी से जो इम्बैलेंस यूज होता है फर्टिलाइजर का। देन इसका एनवायरनमेंट पे क्या इफेक्ट होता है, आप एल्गल ब्लूम्स की बात कर सकते हैं, आप कॉन्टामिनेशन ऑफ ग्राउंड वाटर की बात कर सकते हैं, आप ग्रीन हाउस इफेक्ट की बात कर सकते हैं। देन क्योंकि कितना फर्टिलाइजर आपको यूज करना है इस पर कोई लिमिट नहीं है, ठीक है, तो इसका डाइवर्जन भी होता है, ब्लैक मार्केटिंग वगैरह होती है। तो ये सब कंसर्न्स आपको यहाँ पे लिखने होंगे। देन अगला पार्ट जो पूछा गया है वो ये है कि व्हाई फर्टिलाइजर सब्सिडी इज प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट। तो इसका सिंपल सा फंडा ये है कि क्योंकि गवर्नमेंट को फार्मर्स की इनकम डबल करनी है,
जो इनपुट कॉस्ट है उसको कम करना है तो इसके लिए सब्सिडी प्रोवाइड की जाती है। क्योंकि अगर इनपुट कॉस्ट ज़्यादा होगी तो फिर फार्मर्स क्या करेंगे, मनी लेंडर्स के पास जाएंगे और हाई इंटरेस्ट रेट पे उनसे लोन ले लेंगे, तो वो अपने आप में एक इशू है। इसके अलावा क्योंकि इंपोर्ट्स पे हम लोग डिपेंडेंट हैं तो कॉस्ट बढ़ जाती है। देन आप वोट बैंक पॉलिटिक्स की बात कर सकते हो, काफ़ी सारे पॉपुलिस्ट मेजर्स लेने पड़ते हैं। फॉर एग्जांपल अभी फार्मर्स एजिटेशन चल रहा है, तो अगर सब्सिडी नहीं बढ़ाएंगे तो वैसे किसान नाराज हैं तो और नाराज हो जाएंगे। तो ये सब पॉइंट्स आपको यहाँ पे लिखने होंगे, ठीक है। अब अगला पॉइंट पूछा गया है मेजर्स, क्या सॉल्यूशंस आप यहाँ पे सजेस्ट करेंगे। तो देखिए सबसे पहले तो ये जो सब्सिडी है इसको हमको फेज आउट डेफिनेटली करना चाहिए, ठीक है, लेकिन वो इंस्टेंट नहीं होना चाहिए, विद टाइम उसको करना चाहिए। क्या मेजर्स हैं, जैसे कि आप डीबीटी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, इससे क्या होगा, लीकेज वगैरह नहीं होगा, जो ब्लैक मार्केटिंग है वो खत्म हो जाएगी। आप सब्सिडी को रेशनलाइज कर सकते हैं, जैसे कि कितना फर्टिलाइजर यूज होगा इसको आप लिमिट कर सकते हो बेस्ड ऑन लैंड होल्डिंग, ठीक है। तो ये भी एक सही सोल्यूशन होगा। देन जो अल्टरनेट सोल्यूशंस हैं जैसे कि ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स हैं उनका आप यूज़ करिए तो उसके इफेक्ट, उसके नेगेटिव इफेक्ट काफ़ी कम होते हैं। देन आप कोशिश करिए कि जो फार्मर्स हैं उनकी इनकम बढ़ जाए, जिसकी वजह से वो सब्सिडी पे डिपेंडेंट ना हो। और इनकम किस तरह से बढ़ेगी, जो गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं उनको आप अच्छे से इम्प्लीमेंट करो, जैसे कि ई नैम, संपदा हो गया, फसल बीमा योजना हो गया, तो इनको अच्छे से इम्प्लीमेंट करना चाहिए। देन लास्ट मेजर क्या हो सकता है कि आप फार्मर्स को अवेयर करिए कि आपको किस रेशो में फर्टिलाइजर को यूज़ करना है। अगर प्रॉपर बैलेंस नहीं होगा तो क्या नुकसान होंगे, तो इसके बारे में आपको एजुकेट करना होगा फार्मर्स को। तो ये डिफरेंट मेजर्स आप यहाँ पे सजेस्ट कर सकते हैं। अब सबसे एंड में आपको कंक्लूड करना होगा। अब देखिए कंक्लूड किस तरह से करोगे, काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। आप यहाँ पे सब्सिडी को रेशनलाइज करने की बात कर सकते हो, उसको फेज आउट करने की बात कर सकते हो। आप यहाँ पे सजेस्ट कर सकते हो कि हमको एग्रीकल्चर को ज़्यादा लुक्रेटिव बनाना चाहिए, ज़्यादा इनकम फार्मर्स को मिले ताकि वो खुद ही सब्सिडी लेने से मना कर दें, ठीक है। तो इस तरह के सोल्यूशंस आप कंक्लूजन में लिख सकते हो। अब दोस्तों ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये तो यहाँ पे ख़त्म हो गया है। अब हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा गया है, अमंग सेवरल फैक्टर्स फॉर इंडियाज पोटेंशियल ग्रोथ सेविंग रेट इज द मोस्ट इफेक्टिव वन, डू यू एग्री। व्हाट आर द अदर फैक्टर्स अवेलेबल फॉर ग्रोथ पोटेंशियल। ये 2017 में पूछा गया था, एक 10 मार्कर है, मतलब 150 वर्ड्स में आपको इसको लिखना है। देखिए क्या पूछा गया है, इंडिया की ग्रोथ के लिए काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं, ठीक है, उनमें से सेविंग रेट जो है वो सबसे इफेक्टिव है, क्या आप इससे एग्री करते हो। अगर हाँ तो क्यों करते हो, अगर नहीं तो क्यों नहीं करते हो, ये दोनों आपको बताना होगा। उसके बाद आपको बताना होगा कि दूसरे फैक्टर्स कौन से हैं जिस पे ग्रोथ डिपेंड करती है, ठीक है। तो साफ साफ सा ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। फर्स्ट आपको इंट्रोड्यूस करना होगा, ठीक है। देन आपको ये बताना होगा कि क्या सेविंग रेट सबसे इफेक्टिव फैक्टर है। देन आपको बाकी के फैक्टर्स बताने होंगे और सबसे लास्ट में आपको कंक्लूड करना होगा। तो ये डिफरेंट पार्ट्स आपको यहाँ पे एड्रेस करने होंगे। अब फ्रेंड्स इंट्रोड्यूस किस तरह से करोगे, सेविंग रेट के बारे में पूछा गया है तो उसको डिफाइन कर दीजिए, इससे अच्छा इंट्रोडक्शन क्या होगा। सेविंग रेट क्या होती है, परसेंटेज ऑफ जीडीपी सेविंग्स बाय हाउस होल्ड इन ए कंट्री। जो हाउस होल्ड्स हैं वो कितना सेव कर रहे हैं एज ए परसेंटेज ऑफ जीडीपी, उसको कहा जाता है सेविंग रेट। आप चाहें तो आप कुछ डाटा यहाँ पे रख सकते हैं, जैसे कि 2011-12 में 34% ऑफ जीडीपी ये सेविंग रेट थी, जो कि 16-17 में कम होकर 30% हो जाती है, ठीक है। तो ये भी एक अच्छा इंट्रोडक्शन माना जाएगा। अब सेकंड पार्ट क्या है कि क्या सेविंग रेट सबसे इफेक्टिव है। जी हाँ, ये सबसे इफेक्टिव है, लेकिन आपको इसको जस्टिफाई करना होगा। फ्रेंड्स देखिए, हाउस होल्ड सेव करेंगे, सेव करने के बाद वो मनी बैंक में डिपॉजिट होगी, बैंक उससे लोन देंगे और इससे इन्वेस्टमेंट आता है, तो ये पूरा एक साइकिल बन जाता है, ठीक है। तो इसलिए सेविंग रेट जो है वो मोस्ट इफेक्टिव डिटर्मिनेंट होता है इकोनॉमिक एक्टिविटी का। तो ये आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना होगा। आप इसका डाटा बता सकते हैं कि 11-12 में जो इन्वेस्टमेंट रेट थी वो अराउंड 34% थी,
लेकिन 16-17 में ये घट के 28% हो जाती है। क्यों? क्योंकि इस दौरान सेविंग रेट भी घट जाती है। तो इस तरह से आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना होगा, ठीक है। लेकिन क्या सेविंग रेट ही सिंगल फैक्टर है जिसपे ग्रोथ पोटेंशियल डिपेंड करता है? बिल्कुल नहीं। बाकी भी काफ़ी सारे फैक्टर्स होते हैं, वो भी आपको यहाँ पे लिखने होंगे, जैसे कि इन्वेस्टमेंट मींस कैपिटल फॉर्मेशन, आपको इन्वेस्टमेंट भी करना होगा। एफडीआई, फॉरेन एड, इन सब की आप बात कर सकते हैं। आप नई टेक्नोलॉजी की बात कर सकते हैं। आप एफिशिएंट, इफेक्टिव, हाईली स्किल्ड वर्कफोर्स की बात कर सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर सकते हैं। प्रॉपर बैंकिंग सेक्टर होना चाहिए। गवर्नमेंट की पॉलिसीज भी डिफाइन करती हैं कि किस तरह से ग्रोथ होगी, जैसे कि जीएसटी, ठीक है। देन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, उसको भी आप यहाँ पे लिख सकते हो। साथ ही साथ क्या गवर्नमेंट स्टेबल एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर रही है क्या, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, ठीक है। तो ये सारे फैक्टर्स आपको यहाँ पे लिखने होंगे। अब दोस्तों यही यहाँ पे पूछा गया है, इसके बाद आपको कंक्लूड करना होगा। देखिए कंक्लूजन में आप काफ़ी तरीके से इसको कंक्लूड कर सकते हैं। आप स्किल डेवलपमेंट की बात कर सकते हैं। आप ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट की बात कर सकते हैं कि इंडिया का रैंक 63rd है, लेकिन कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जहाँ पे हमारी रैंक काफ़ी पिछड़ी हुई है, जैसे कि स्टार्टिंग अ बिजनेस, इसमें हम काफ़ी पीछे हैं। रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रॉपर्टी में हम पीछे हैं। इन्फोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट्स में हम काफ़ी पीछे हैं। तो हमको इन पे ध्यान देना चाहिए। तो इस तरह से आप कुछ सोल्यूशंस दे सकते हो। अब फ्रेंड्स ये दोनों ही क्वेश्चन मैंने यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं। अब हम एक लर्नर की आंसर शीट डिस्कस करते हैं, देखते हैं उन्होंने किस तरह से आंसर्स को अटेम्प्ट किया है। फर्स्ट क्वेश्चन, उसका इंट्रोडक्शन देखिए। डीएपी कंटेंट बोथ नाइट्रोजन एंड अमोनियम। दोस्तों देखिए नाइट्रोजन और अमोनिया, अमोनिया में बेसिकली होता क्या है, नाइट्रोजन ही तो होता है, NH3। तो ये आपने गलत लिखा है। ये बेसिकली नाइट्रोजन एंड फॉस्फेट होना चाहिए। 46% फॉस्फेट होता है और 18% नाइट्रोजन होता है। तो ये आपने गलत लिखा है इंट्रोडक्शन में। देन आपने 140% बताया, ये बहुत अच्छी चीज़ है, ठीक है, मतलब आपको करंट अफेयर की नॉलेज है। देन आपने कंसर्न्स बताए हैं। सबसे पहला कंसर्न क्या है, एनवायरनमेंट पे, कि इससे सॉइल की हेल्थ पे एक बुरा प्रभाव पड़ता है, ये सही बात है। देन आपने बताया है कि जब हेवी शावर होगा, जब बारिश आएगी, तो पॉन्ड्स या फिर जो वाटर बॉडीज होती हैं वहाँ की फिशेज वगैरह अफेक्ट होंगी। फ्रेंड्स देखिए आप टेक्निकल टर्म यूज़ कीजिए, आपको यहाँ पे एल्गल ब्लूम वर्ड यूज़ करना होगा, उसका काफ़ी अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। देन इट मिक्सेज विद ग्राउंड वाटर। फ्रेंड्स अगेन आप यूज़ कीजिए कॉन्टामिनेशन, तो वो वर्ड ज़्यादा अच्छा वर्ड है। देन हेल्थ पे क्या इफेक्ट होगा, कॉजेज फूड पॉइजनिंग। दोस्तों देखिए ये इनवैलिड पॉइंट है, इसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर इससे फूड पॉइजनिंग हो रही है तो फिर तो इसको हमको यूज़ करना ही नहीं चाहिए, ठीक है। और इस तरह से कटिंग आप मत करिए, इसको अवॉइड करिए। देन फिर आपने लिखा है वरियस डिजीज इंक्रीज। तो एक तो थोड़ा सा इंग्लिश पे वर्क करिए, प्रॉपर सेंटेंस लिखिए। और देखिए इस स्टेटमेंट का कोई मतलब नहीं है, वरियस डिजीज इंक्रीज, या तो आप उनके नाम लिखिए कि कौन सी डिजीज है, या फिर इस पॉइंट को रहने दीजिए, ठीक है। तो इसलिए अननेसेसरी पॉइंट्स आपको नहीं लिखने हैं। देन आपने अगला पॉइंट लिखा है कि यट सब्सिडीज आर प्रोवाइडेड फॉर द रीजंस। क्या कारण है, नो अवेलेबिलिटी। फ्रेंड्स देखिए एक्सट्रीम वर्ड्स यूज मत करिए, इसकी जगह आप यूज करिए लैक ऑफ, ठीक है। नो एकदम एक्सट्रीम वर्ड हो जाता है, ठीक है। उसके बाद आपने और भी काफ़ी सारे पॉइंट्स लिखे हैं कि जो ऑर्गेनिक्स फर्टिलाइजर्स हैं वो काफ़ी महंगे हैं, ठीक है। देन विड्रॉल ऑफ सब्सिडी कैन, या आपने यहाँ पे पॉलिटिकल फैक्टर्स भी लिखे हैं, ठीक है, तो ये भी सही बात है। देन आपने कुछ मेजर्स लिखे हैं। मेजर्स क्या है, आपने यहाँ पे यूरिया की बात की है। फार्मर्स विल बी एजुकेटेड, थोड़ा सा इंग्लिश पे फोकस कीजिए, ठीक है, थोड़ा ग्रामर आप सही करिए यहाँ पे, ठीक है। देन देखिए ये कुछ आपने वर्ड यहाँ पे लिखा है, ये समझ में नहीं आ रहा, तो इस तरह से प्रॉपर वर्ड्स आपको लिखने होंगे, ठीक है। तो ये जो फर्स्ट आंसर आपने लिखा है, तो इसमें एक तो कंटेंट आपको एनरिच करना होगा। मैंने डिस्कस किया है कि क्या क्या पॉइंट्स आपको लिखने चाहिए। देन इसके बाद आपने कंक्लूजन नहीं लिखा है, आपने यहीं पे आंसर खत्म कर दिया है। तो आपको हर आंसर में कंक्लूजन लिखना ही लिखना है, ठीक है। अगर आपको कंक्लूजन समझ में नहीं आ रहा हो तो ये जो आपने 4 मेजर सजेस्ट किए हैं, इसमें से किसी एक पॉइंट को ही आप कंक्लूजन बना लीजिए, लेकिन कंक्लूजन आपको जरूर से जरूर लिखना है। अब हम आप आते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ।
यहाँ पे आपने शुरुआत की है कैपिटल फॉर्मेशन से, मतलब इन्वेस्टमेंट से, एंड इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। उसके बाद आपने पैराग्राफ चेंज किया है और लिखा है सेविंग रेट के बारे में कि ये भी मोस्ट इफेक्टिव फैक्टर है। अब देखिए, फर्स्ट पैराग्राफ में आपने लिखा है कि इन्वेस्टमेंट सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है और सेकंड में आपने लिखा है सेविंग रेट। तो इस तरह से आपको नहीं करना है, केवल एक ही पॉइंट लिखिए कि सेविंग रेट ही मोस्ट इफेक्टिव फैक्टर है। आप कंफ्यूज मत करिए वहाँ पे, ठीक है, ये चीज़ गलत है। देन आपने कुछ फैक्ट्स यूज़ किए हैं, ठीक है। उसके बाद आपने दूसरे फैक्टर्स भी बताए हैं, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। इस तरह से कटिंग वगैरह मत कीजिए, इसको अवॉइड करिए। ह्यूमन रिसोर्सेज के बारे में लिखा है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के बारे में लिखा है, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के बारे में लिखा है, टेक्नोलॉजी के बारे में लिखा है, सोशियो पॉलिटिकल फैक्टर्स के बारे में लिखा है। तो ऑलमोस्ट जितने पॉइंट मैंने डिस्कस किए थे वो सब आपने यहाँ पे लिखे हैं। देन आपने वे फॉरवर्ड लिखा है। फ्रेंड्स देखिए, वे फॉरवर्ड और कंक्लूजन अलग अलग होता है, ठीक है। आपने यहाँ पे वे फॉरवर्ड लिखा है लेकिन कंक्लूजन नहीं लिखा है, तो ऐसा मत करिए, आपको कंक्लूजन लिखना ही लिखना है। वे फॉरवर्ड में आप कोई सोल्यूशंस वगैरह दे सकते हैं, ठीक है। आपने यहाँ पे क्या लिखा है, द डेमोग्राफिक डिविडेंड पोटेंशियल ऑफ इंडिया शुड बी ऑप्टिमम यूटिलाइज्ड, ठीक है, इफ नॉट दैट मे रिजल्ट इनटू डेमोग्राफिक डिजास्टर। अब देखिए, ये डेमोग्राफिक डिजास्टर ये आपको यहाँ पे नहीं लिखना चाहिए, क्योंकि इस क्वेश्चन की डिमांड ये नहीं है। आप ये लिख सकते हैं कि स्किल डेवलपमेंट पे ध्यान दीजिए ताकि जो हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड है उसका सही से यूज हो सके। ये डिजास्टर यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है। और आपको कंक्लूड भी करना होगा, आप चाहें तो ये वे फॉरवर्ड हटा दीजिए, ठीक है, और केवल इसी से आप एंड कर दीजिए। आपका क्वेश्चन, आपका आंसर अच्छा माना जाएगा। तो फ्रेंड्स, हमारा जो आज का लेक्चर है वो यहीं पे ख़त्म होता है। आपके जो भी डाउट्स हैं आप कमेंट सेक्शन में लिख के मुझसे पूछ सकते हैं, मैं डेफिनेटली सबका रिप्लाई करूंगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, गुड बाय, ऑल द बेस्ट।